हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड, आपके सामने दूसरा विषय लेके आया हूँ। हम क्लासिकल थ्योरी का ही हम इसका चर्चा कर रहे थे, उसका अध्ययन कर रहे थे। और इससे पहले हमने एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक, मैक्स वेबर, इनका अपन ने अध्ययन कर लिया था। और इसमें दो तीन विचारक ही बचे हैं, तो जिसमें लूथर गुलिक के जो सहयोगी थे वो हैं लिंडल एफ उर्विक। तो मैं ये स्लाइड आप देख रहे हैं, आप थोड़ा देखिए इसको। ये लिंडल एफ उर्विक हैं, ये इनकी तस्वीर है। लिंडल एफ उर्विक का जन्म हुआ था 1891 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1983 में, और इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनकी पृष्ठभूमि सैनिक पृष्ठभूमि थी, इन्होंने सेना में खूब काम किया। प्रथम विश्व युद्ध में ये ब्रिटेन की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल थे, और बाद में जाकर के ये मेजर भी बने। इनके बारे में एक बात और उल्लेखनीय है कि 1956 में लिंडल एफ उर्विक भारत आए थे, और दिल्ली में जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जिसको हम लोग आईआईपीए कहते हैं, आईपा, उसमें इन्होंने मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट विषय पर व्याख्यान दिया था। इनकी पुस्तकों पर चर्चा करें तो आप देखिए, तीन पुस्तक आपको स्लाइड में दिख रही हैं। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1973, इसमें सह लेखक लूथर गुलिक थे। और यही पुस्तक, इसमें दोनों ही, मतलब ये जो दोनों ही इसके लेखक हैं, लूथर गुलिक और लिंडल उर्विक। दूसरी पुस्तक है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1943। और इससे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये पुस्तक 1938 में प्रकाशित हुई। जो लिंडल उर्विक जाने जाते हैं, क्लासिकल अप्रोच के विचारक के रूप में जाने जाते हैं। और अब हम समझ चुके हैं कि क्लासिकल अप्रोच के जितने भी विचारक हैं वो सभी लोक प्रशासन को विज्ञान मानते हैं, प्रबंध को विज्ञान मानते हैं। वो प्रशासन की प्रकृति को वैज्ञानिक मानते हैं। उनका मानना है कि लोक प्रशासन के अंदर अगर सिद्धांतों को लागू किया जाए तो कार्यकुशलता, मितव्ययता, प्रभावशीलता को लागू किया जा सकता है। ये सभी सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत हैं, और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं करता। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी विचारक क्लासिकल अप्रोच का है वो, और वो प्रशासन को विज्ञान अगर मानता है, तो वो लोक प्रशासन निजी प्रशासन में भी भेद नहीं करेगा। दोनों चीज़ें लगभग लगभग समान रूप से ही चलेंगी। लिंडल एफ उर्विक ने संगठन के 8 सिद्धांत दिए थे। इनका मानना था कि संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक गतिविधियों को संचालित करने के लिए संबंधित व्यक्तियों व उनके समूहों के व्यवस्थीकरण के लिए जो सामूहिक सामूहिक प्रयास किया जाता है उसको संगठन कहते हैं। और संगठन के इन्होंने 8 सिद्धांत बताए। पहला सिद्धांत बताया इन्होंने प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य का सिद्धांत। इनका मानना है कि किसी भी संगठन का एक निश्चित उद्देश्य होना ही चाहिए। बिना उद्देश्य के कोई संगठन अस्तित्व में नहीं हो सकता। दूसरा सिद्धांत था प्रिंसिपल ऑफ करस्पॉन्डेंस। इसका मतलब हुआ सहसंबंधता या अनुरूपता का सिद्धांत। ये थोड़ी स्लाइड में हल्की सी मिस्टेक मिल रही है दूसरे पॉइंट में, ये थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, इसमें आप ध्यान दे दीजिए। सहसंबद्धता या अनुरूपता का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस, इसका मतलब हुआ सत्ता व उत्तरदायित्व में संबंध की इन्होंने यहाँ पे व्याख्या की कि जिसके पास दायित्व है उसके पास सत्ता भी होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। कार्मिकों के मध्य उत्तरदायित्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए, बिना सत्ता के दायित्वों का कोई औचित्य नहीं है। चौथा सिद्धांत इन्होंने दिया था स्केलर चेन, जिसको अपन हिंदी में पदसोपान कहते हैं। इसी शब्द का प्रयोग हेनरी फेयोल ने भी किया था, और नॉर्मली इसको हम लोग हायरार्की के रूप में जानते हैं। इसका मतलब मैंने पहले भी बताया था, उच्च व निम्न पदों की श्रृंखला, यानी कि किसी भी संगठन में पदों का सत्ता व उत्तरदायित्व के आधार पर ऊंचे से निम्न क्रम में उनका विभाजन कर देना, उनका वर्गीकरण कर देना। ये इसको अपन लोग पदसोपान भी कहते हैं, स्केलर चेन भी कहते हैं, लेकिन उर्विक ने यहाँ पर स्केलर चेन शब्द का प्रयोग किया था। पांचवा सिद्धांत है नियंत्रण का क्षेत्र, इसको इंग्लिश में स्पेन ऑफ कंट्रोल ही कहते हैं। उर्विक का मानना था कि एक
प्रबंधक या एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ 5-6 अधीनस्थों को पर नियंत्रण कुशलतापूर्वक कर सकता है, और अधिकतम अगर सरल कार्य है तो 8 से 12 लोगों पर नियंत्रण कर सकता है, और अगर जटिल कार्य है तो नॉर्मली 5 से 6 लोगों तक उसका कुशलतापूर्वक नियंत्रण हो सकता है। छठा सिद्धांत था विशेषज्ञ मूलकता सिद्धांत, यानी स्पेशलाइजेशन। प्रत्येक कार्मिक विशिष्ट कार्य में दक्ष हो। इनका मानना था कि संगठन के अंदर विशेषीकरण होना चाहिए। विशेष कार्य को करने के लिए जो कार्मिक है, जो कर्मचारी है, वो उस कार्य में विशेषज्ञता हासिल करे, दक्षता कुशलता उसमें हासिल करे। सातवां सिद्धांत कोऑर्डिनेशन का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत। मतलब संगठन की सभी इकाइयों के मध्य, संगठन के सभी कर्मचारियों के मध्य, सभी गतिविधियों के मध्य, यानी गतिविधि भी, कर्मचारी भी, प्रबंधक भी, ये पूरे संगठन के अंदर सभी इकाइयों के मध्य प्रॉपर सहयोग व समन्वय होना चाहिए। उनके प्रयासों में एक रूपता होनी चाहिए। तो और एक सिद्धांत जो रह गया है परिभाषा का सिद्धांत, 8वां देख रहे हैं आप स्लाइड में, परिभाषा का सिद्धांत। परिभाषा के सिद्धांत का अर्थ यहाँ पे सीधा सा है कि जो भी कार्य किसी को दिए जाए, कर्मचारी को दिए जाए, उद्देश्य भी परिभाषित होने चाहिए, कार्य भी परिभाषित होने चाहिए, सत्ता व उत्तरदायित्व भी डिफाइन प्रॉपरली होनी चाहिए, और जो भी कोई नियम है, कानून है, प्रक्रिया है, वो सब प्रॉपरली स्पष्ट तौर पे परिभाषित होनी चाहिए, ताकि संगठन के कार्यों को लेकर के, उद्देश्यों की प्रक्रियाओं को लेकर के किसी प्रकार का प्रबंधकों में, श्रमिकों में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। अगली स्लाइड आप देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस और प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये दो सिद्धांत का जिक्र इन्होंने हल्का सा किया है, जिसको हम चर्चा कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस यानी कि संतुलन का सिद्धांत। इसका मतलब है संगठन के मध्य, विभिन्न इकाइयों के मध्य में प्रॉपर संतुलन होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, संगठन को पुनर्संगठित करने की प्रक्रिया को निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। मतलब समय समय पर संगठन को नियमित रूप से पुनर्संगठित करते रहना चाहिए, संगठनात्मक स्तर पर उसको रिफ्रेश किया जाना चाहिए। अब बताता हूं मैं आपको हेनरी फेयोल का प्रभाव 1928। तो इस प्रकार हमने पढ़ा कि लिंडाल उर्विक ने संगठन के सिद्धांत बताए, संगठन को उसने विज्ञान बताया, लोक प्रशासन पर उसने अंतर नहीं किया। लेकिन 1928 और 1938 का जो समय रहा, उस वक्त उर्विक के ऊपर हेनरी फेयोल की विचारधारा का पूरी तरह से प्रभाव था। यहाँ तक कि हेनरी फेयोल ही नहीं, उनके ऊपर जो भी क्लासिकल उस समकालीन जो विचारक थे, जैसे F.W. टेलर और हेनरी फेयोल, मूने और रिले, मेरी पार्कर फोलेट और ग्रेक्यूनास, इन सभी विचारकों का लिंडल उर्विक की सिद्धांतों में, उसकी विचारधारा में, प्रशासनिक सिद्धांतों में इसकी झलक हमको देखने को मिलती है। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। उनकी पुस्तक जो थी एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी, उसमें इन्होंने इन सभी विचारकों के लगभग सभी सिद्धांतों को समग्रित करने का प्रयास किया, एकीकृत करने का प्रयास किया, और इन सभी विचारकों की एक साथ झलक हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर उर्विक ने 29 सिद्धांत दिए थे, जिसका मैं अब आपको चर्चा करूँगा। जैसे इन्होंने नंबर 1 था कार्य करने के योग्य, दूसरा उपयुक्तता, तीसरा कार्य का वितरण, सत्ता, केंद्रीकरण, निर्देश, नियंत्रण, समन्वयात्मक सिद्धांत, प्रत्यायोजन, डेलीगेशन, डिटर्मिनेटिव, संकल्प, अनुशासन, समता, पूर्वानुमान, प्रकारात्मक परिभाषा, पहल, व्याख्या करने के योग्य, जांच या अन्वेषण, नेतृत्व, व्यवस्था, संगठन, नियोजन, पुरस्कार एवं दंड, पद सोपान प्रक्रिया, चयन एवं पदस्थापन, भावना, स्थायित्व, कार्मिकों की व्यवस्था, सामान्य हित। इस प्रकार ये 29 सिद्धांत इन्होंने दिए थे, और इससे स्पष्ट ये हो जाता है कि जितने भी जो विचारक इनके पूर्व जो हुए थे, जैसे टेलर है, फेयोल है, मूने है, रिले है, मैं बार बार इसलिए इन विचारकों के नाम को रिपीट करता हूँ, ताकि आपको जो पहले आपने जो कुछ पढ़ा हुआ है उसको आप दोबारा आपके दिमाग में बार बार रिपीट होता रहे, और वो आपको याद करने में, समझने में आसानी रहती है। तो ये 29 सिद्धांत आप देख लीजिए। इनका बहुत ज़्यादा विस्तृत वर्णन उन्होंने ज़्यादा नहीं किया है, और हमको भी ज़्यादा चर्चा करने की, विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। उर्विक के जो 8 सिद्धांत हैं उनको हमको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है।
अब इसकी आलोचना को देखें तो आप देखिए, सबसे पहले इनके जो बड़े आलोचक हैं वो हैं हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन उर्विक के ही नहीं, हर्बर्ट साइमन पूरी क्लासिकल अप्रोच के सभी विचारकों के आलोचक हैं, और वो लगभग लगभग एक जैसी आलोचना करते हैं। वो इन सभी सिद्धांतों को प्रोवर्ब की संज्ञा देते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में लोकोक्ति और मुहावरे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी सिद्धांत हैं ये सभी लोकोक्ति और मुहावरे हैं, क्योंकि ये सिद्धांत आपस में ही एक दूसरे को काटते हैं। जैसे कहीं पर केंद्रीकरण की बात करते हैं, कहीं पर विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, कहीं पर आदेश की एकता की बात करते हैं, कहीं पर नियंत्रण के क्षेत्र की बात करते हैं। तो आदेश की एकता, नियंत्रण का क्षेत्र, ये पद सोपान, ये सब आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं, ऐसा हर्बर्ट साइमन ने कहा। आलोचकों ने कहा कि ये जितने भी सिद्धांत जो उर्विक ने जो डेवलप किए, जो सिद्धांत उन्होंने बताए, वो सभी अनुभव पर आधारित थे, अनुभव पर आधारित सिद्धांत थे। किसी वैज्ञानिक परीक्षण, किसी वैज्ञानिक जांच, वैज्ञानिक अनुसंधान, वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर उनको जांचा, परखा, वेरीफाई नहीं किया गया था। तो फिर इनको सार्वभौमिक सिद्धांत कैसे कह दिया जाए, जब देश काल और परिस्थितियां जब बदल जाएगी। मनुष्य जो कर्मचारी सेक्टर में काम करता है वो मानवीय मूल्यों से मुक्त नहीं है, उसके ऊपर अपने आसपास के परिवेश का, वातावरण का प्रभाव पड़ता है, वो उनसे अछूता नहीं रह सकता। तो उसकी कार्यशैली में कहीं ना कहीं उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसका असर देखने को मिलेगा। तो फिर ये सिद्धांतों को हम सार्वभौमिक सिद्धांत और वैज्ञानिक सिद्धांत कैसे कह सकते हैं। अगली आलोचना इनके विचारकों ने करी कि ये जितने भी सिद्धांत हैं ये सब आदर्शात्मक सिद्धांत हैं, व्यवहारिक नहीं है। क्योंकि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन वास्तविकता में क्या है, इस पर गौर होना चाहिए कि वास्तविकता में स्थिति क्या है, जबकि क्या होना चाहिए ये कहना बहुत आसान होता है। अगली आलोचना इनकी होती है संरचना पर बल देते हैं। ये संगठन के सिर्फ संरचनात्मक स्वरूप पर बल देते हैं, मानवीय पहलुओं पर बहुत कम बल देते हैं। यांत्रिकता पर बल देते हैं। यांत्रिकता को जिस प्रकार से मैंने बताया था आपको, इस क्लासिकल अप्रोच को यांत्रिक उपागम भी कहते हैं, और यांत्रिक होने के कारण इसकी आलोचना भी की जाती है। इनका ये मानना है कि आप मनुष्य को एक मशीन बनाना चाहते हो, आप एक रोबोटिक सिस्टम डेवलप करना चाहते हो। इसको इन्होंने बंद इकाई माना, क्योंकि इनका दृष्टिकोण संकुचित है और प्रबंध के दृष्टिकोण तक सीमित है। क्योंकि इनका मानना है कि प्रशासन के अंदर जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है, जो प्रबंधक वर्ग है, वही प्रशासन है। अन्य जो कर्मचारी हैं जो असिस्ट करते हैं प्रशासन को, वो लोग प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो इस प्रकार से संक्षिप्त रूप में लगभग समस्त आलोचना हम इसमें कर चुके हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। विद्यार्थियों, इस बार मैंने प्रयास किया है कि मैं पीपीटी के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन दूं, ताकि आपकी दिलचस्पी इसमें बनी रहे, और समस्त फैक्टों का मैंने प्रयास किया है कि इसमें शामिल करूं। थैंक यू। रिकॉर्ड